आज के विश्लेषण की शुरुआत एक बड़ी खबर से करना चाहते हैं और वो ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल के टेल अवीव शहर पहुंचे और उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लंबी बैठक की और इजरायल को अमेरिका की तरफ से सैन्य मदद देने का पूरा भरोसा दिया है। इसके अलावा ब्लिंकन आज जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले तो उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अब इजरायल आ गया है और अब वो यहां से कहीं नहीं जाने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध में दखल दिया और हमास की मदद करने की कोशिश की तो उसे इजरायल से पहले अमेरिका का सामना करना होगा और अमेरिका इस युद्ध में किसी भी देश के दखल को अब सीधे तौर पर अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मानेगा। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को यह चेतावनी तब दी है जब ईरान हमास के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रशिया, चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से संपर्क कर रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि वो हमास के उन आतंकवादियों के हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने इजरायल पर इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस युद्ध से दूर रहे और यह चेतावनी इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। और क्यों, वो अब आप समझिए। अगर ईरान इस युद्ध से पीछे हटता है और अब हमास का समर्थन नहीं करता है तो लेबनान में उसके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को भी इस युद्ध में हमास की मदद से पीछे हटना होगा और ऐसा होने पर इस युद्ध में इजरायल के खिलाफ सिर्फ एक ही फ्रंट बचेगा और वो फ्रंट होगा गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने। यानी अभी जो स्थितियां बन रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि अब गाजा किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं और इस बार इजरायल के पड़ोसी देश भी गाजा के मुसलमानों की मदद नहीं कर पाएंगे। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने कहा है कि हमास का इस बार वो हश्र होगा जिसे इतिहास भी कभी भुला नहीं पाएगा। अब आप यहां इस नक्शे के जरिए ये समझिए कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग कैसे इस इलाके में अब फंस गए हैं और इन लोगों की मौत अब ऐसा लगता है कि निश्चित है। गाजा पट्टी का जो पूरा इलाका है वो सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। यह है गाजा पट्टी जो हरे रंग से आपको दिखाई दे रही है और यह 365 वर्ग किलोमीटर की आबादी है, इलाका है और इसकी आबादी है 20 लाख और यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है जहां इतनी सी जगह में 20 लाख लोग रहते हैं। अब अगर ये 20 लाख लोग गाजा पट्टी को छोड़कर वहां से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास 3 ही रास्ते हैं और 3 रास्ते भी क्या है ये देखिए कि वो कैसे 3 तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ इजराइल की सीमा है जहां पर इजराइल के जो सैनिक हैं वो उनके खून के प्यासे हैं तो वो इजराइल की तरफ तो जा ही नहीं सकते। दूसरा रास्ता भूमध्य सागर की तरफ है, ये जो समुद्र आप देख रहे हैं, तो एक तरफ इजराइल के सैनिक खड़े हैं, दूसरी तरफ समुद्र है और तीसरा रास्ता इजिप्ट की तरफ जाता है। ये देखिए यहां से वो बच सकते थे और क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी के खून का प्यासा है वहां के लोगों को, इसलिए वहां के लोग चाहकर भी अब इजराइल की तरफ से बाहर निकल नहीं सकते। यानी अब इस गाजा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं ये फंस गए हैं। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ इजिप्ट है और इजिप्ट ने कह दिया है, इजिप्ट ने यहां अपने रास्ते बंद कर दिए हैं और कहा है कि हम आपको मदद तो दे सकते हैं, खाना पीना ले लो, दवाइयां ले लो, पैसे ले लो, लेकिन हम अब अपनी सीमाएं आपको शरण देने के लिए नहीं खोलेंगे। तो देखिए भूमध्य सागर यहां पर है, इस सागर में भी इजराइल की नौसेना ही तैनात है और इसलिए गाजा पट्टी के मुसलमान यहां से भी अब बाहर नहीं निकल सकते। आखिरी रास्ता बचता था इजिप्ट का, लेकिन अब इजिप्ट ने भी गाजा के लोगों से कह दिया है कि उन्हें वो मदद तो दे सकता है लेकिन शरण नहीं दे सकता। तो यहां ये कैसे फंसे हैं अब आप देखिए। अब इस समय गाजा की जो स्थिति है वो ये है कि गाजा में ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, खाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की स्थिति यह है कि अब वो अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर सकते, इतनी बिजली भी नहीं है। अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं बची, उनका इलाज नहीं हो सकता, उनके पास दवाइयां नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि 20 लाख लोग अब इस गाजा पट्टी में फंस गए हैं
और गाजा पट्टी के 20 लाख मुसलमान इस छोटे से इलाके में हैं और अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की मौत निश्चित ही होगी। इनके लिए एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ एक ऐसा देश है जो शरण देने से इनकार कर रहा है और इसी वजह से इजराइल अब इस युद्ध को एक नए चरण में ले गया है जहां वो हर मिनट गाजा के किसी न किसी इलाके में लगातार मिसाइल दाग रहा है और अब तक वो गाजा के 3600 ठिकानों पर 6000 बम दाग चुका है। देखिए, यह आपके लिए समझना जरूरी है। अब तक गाजा में इजराइल ने 6000 बम दागे हैं हमास के 3600 ठिकानों पर और इनमें 4000 टन बारूद का इस्तेमाल हुआ है। जो 6000 बम उसने डाले हैं, इनका जो वजन आप लगाएंगे बारूद जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो है 4000 टन। सोचिए, आज जब आप गाजा पट्टी पर इजराइल के इन हवाई हमलों की तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह युद्ध यूक्रेन और रशिया के युद्ध से कितना अलग है और कितना भयानक है। और गाजा पट्टी में भी स्थिति यह है कि वहां ना तो बिजली बची है, ना पानी है, ना ईंधन है, ना खाना है और वहां आपको जो दिखाई देगा वो सिर्फ मौत, मलबा और खून। لا بتدور على عمها مش عارفين انها وين. और अभी अभी जो हमारे पास नई ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये है कि हमास ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी है कि शुक्रवार को वो बदला लेगा और उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के तमाम लोगों से ये अपील की है कि वो इस शुक्रवार को अपनी एकता पूरी दुनिया को दिखाए। अब आप ये देखिए कि भारत के नेता और भारत के लोग यानी आप लोग इजराइल से क्या सीख सकते हैं। आज हमास के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए इजराइल में सत्तारूढ़ और विपक्ष के सभी नेता एक साथ आ गए हैं, यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता एक साथ आ गए और इन नेताओं ने मिलकर अब एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो किसी पार्टी की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक संयुक्त सरकार होगी। और ये सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों को भूलकर, अपने अपनी विचारधारा को भूलकर, अपने अपने निजी हितों को भूलकर अब इस युद्ध में सिर्फ अपने देश के लिए संयुक्त रूप से सारे फैसले एक साथ मिलकर लेंगे। इस सरकार की एक वॉर कैबिनेट होगी जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इजराइल की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री बेनी गैंट्स और इजराइल के मौजूदा रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे और इसी वॉर कैबिनेट में एक सीट इजराइल के विपक्षी नेता यायर लपिड के लिए भी रिजर्व रहेगी। सोचिए, भारत में क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भारत में युद्ध नहीं होते, भारत ने भी कई युद्ध लड़े हैं, भारत पर भी कई हमले हुए हैं, लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है, एक नई मिसाल पेश की है। और इजराइल में सारे नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सब लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने सबने मिलकर एक संयुक्त सरकार इस समय बनाई है। के प्रति ऐसा प्रेम और ऐसा राष्ट्रवाद शायद ही आपको इजराइल के अलावा कहीं और देखने को मिलेगा। और यहां बात सिर्फ इजराइल के नेताओं की नहीं है, इजराइल के लोग भी अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों से हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए
अपने देश इजराइल वापस लौटने के लिए बेताब हैं। बहुत सारे इजराइल के लोग इस समय भारत में हैं। भारत के गोवा में, दिल्ली में और दूसरे शहरों में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इजराइल के नागरिक छुट्टी मनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लेकिन अब ये सब जितने भी नागरिक हैं अब इस युद्ध में लड़ने के लिए वापस इजराइल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और देशभक्ति का ये वो जज्बा है जिससे हमारे देश के लोग आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से किसी एक ने कोई बहाना नहीं बनाया, इनमें से कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ, कोई मिसिंग नहीं हुआ, किसी ने अपनी मजबूरियां नहीं बताई, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं पहुंच नहीं सकता। हर नागरिक इजराइल का वापस जाने के लिए बेताब है। They don't have the differences, human, man, baby, woman. They just want to kill the Jews. It's the end of the story. It's our time to finish it, and of course we support all Israeli brothers and sisters in Israel. अब आप ये देखिए कि हमारे देश में और इजराइल में क्या अंतर है। कल जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हैदराबाद एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई तो इस दौरान हमारे ही देश के कुछ लोग वी लव पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। आप भी सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो आज सोशल मीडिया पर ये जो हमने आपको एक वीडियो दिखाया, ये काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं, जिसमें एक हमारे ही देश का नागरिक है और वो स्पोर्ट्स लवर ज़रूर होगा, क्रिकेट को प्यार करता होगा, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की टीम को भी प्यार करता है। वो वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि वो पाकिस्तान को प्यार करता है और पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ैन है। हैदराबाद में खेले गए वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान को हैदराबाद के लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसके लिए हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद किया है। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी जो मेहमान नवाजी है, उसके लिए पाकिस्तान भी, जो कि हमारा दुश्मन देश माना जाता है, वो भी हमारा शुक्रिया कह रहा है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने भी कहा है कि उन्हें हैदराबाद में खेलते हुए ऐसा लगा जैसे वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेल रहे हो। और ये वही मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान की जीत को गाजा के मुसलमानों को समर्पित किया था। आपको याद होगा अभी पिछले मैच में जब श्रीलंका से पाकिस्तान जीता और इन्होंने सेंचुरी बनाई तो इन्होंने अपनी जो पारी थी उसे गाजा में अपने भाई बहनों को समर्पित किया था और ये ट्वीट किया था, जो मैं आपको आज फिर से बड़े पर्दे पर दिखाता हूं, जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं। देखिए वो क्या लिखते हैं, दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब आपको हम दिखाते हैं कि रिजवान ने क्या कहा। पहले आप ये सुन लीजिए कि रिजवान ने क्या कहा है, फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बात सही है कि हैदराबाद के लोगों ने असल में पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया है, श्रीलंका को भी सपोर्ट किया है, और ये जो बात कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग असल में क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो सब खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, हर देश की टीम का सम्मान करते हैं, सबका मनोबल बढ़ाते हैं, सबके लिए तालियां बजाते हैं। यही तो भारत है और इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम क्या करती है? पाकिस्तान की टीम इसके बदले में हमारे देश के लोगों के साथ और हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है? पाकिस्तान की टीम ने और मोहम्मद रिजवान ने कैसे श्रीलंका के मैच को भी गाजा के लिए इस्तेमाल कर लिया, ये आप सब देख चुके हैं। हैदराबाद के बाद कल जब पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद पहुंची तो वहां कैसे उनके खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ, उसकी तस्वीरें भी आज